नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। अब ये भी हाथरस के एसपी पर बिजली गिरी है। एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने पिछले 3 दिन में लगातार हाथरस के एसपी की तस्वीरें आपको दिखाई थी। वहां के अफसरों की संवेदनहीनता को दर्शाने वाले बयान सुनवाए थे। जिस तरह से एसपी ने इस केस को हैंडल किया, जिस तरह से हाथरस की बेटी की मौत से उसके बाद परिवार वालों से, गांव वालों से सलूक किया गया, वो वाकई में हैरान करने वाला था, दुख देने वाला था। इन अफसरों की वजह से पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठे। इसीलिए एसआईटी की जांच पूरी होती इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। और यह कड़ा और बड़ा फैसला है। आईपीएस अफसर के खिलाफ एक्शन होना इस बात का संकेत है कि सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है और जिस पर जनता का भरोसा नहीं होगा, जो लोगों का भरोसा तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो। मेरी जानकारी है कि कुछ और बड़े अफसरों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। योगी ने कुछ छोटे अफसरों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। इनके अलावा डीएसपी और इंस्पेक्टर पर भी गाज गिरी है। 7 पुलिस अफसर हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि थाने के पुलिस कर्मियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट भी होगा। और जिस लड़की की मौत हुई है, हाथरस की बेटी के परिवार वालों का, जो आरोपी हैं उनका, और थाने के पुलिस वालों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। ये बड़ी बात है। योगी सरकार ने हाथरस के एसपी को हटाने को फैसला लिया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बड़ा कदम है और कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इस वक्त पूरे देश में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। हाथरस की पुलिस, हाथरस के प्रशासन, इन्होंने जो कुछ किया उसकी चारों तरफ से निंदा हो रही है। और जाहिर है ये बात योगी आदित्यनाथ को आज समझ आ गई होगी। बेटी की मौत पर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ ऐसा लगा कि पुलिस और प्रशासन कुछ लीपापोती करने की, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से ही पुलिस ने इस केस में कैसे लापरवाही की, इसके कई सबूत मेरे पास हैं जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस हाथरस की बेटी के परिवार को सामने आने से रोक रही है, मीडिया से बात करने से रोक रही है, इसके सबूत भी मेरे पास हैं। और किस तरह से पहरे को चीरकर, अंधेरे को चीरकर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स इन खबरों को लेकर आए, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर लड़की के परिवार को भड़का रहे हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए लालच दे रहे हैं। इसके सबूत भी आज मेरे पास हैं। और जो नेता हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मैंने देखा है। वो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहते, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन न पुलिस सच को छुपा पाएगी, न सियासत न्याय के रास्ते में रोड़ा अटका पाएगी, और न ही कोई परिवार को भड़का के फायदा उठा पाएगा। और इसकी वजह आपको बता दूं, इसकी वजह है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने, जज साहिबान ने उस बेटी की पुकार सुन ली है। इंडिया टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों को देखा है, हाथरस की बेटी के परिवार के दर्द को महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इस बेटी के परिवार को, पिता को, भाई को, मां को, बहन को अदालत में बुलाया है ताकि सच सामने आ जाए। हाई कोर्ट के जज इस परिवार से सीधे सीधे सुन सकें आखिर हुआ क्या। मैंने कल रात आज की बात में आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस की बेटी की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। अपने आदेश में ऑनरेबल जजेस ने आज की बात में दिखाई गई तस्वीरों का, रिपोर्ट्स का जिक्र किया है और उत्तर प्रदेश के आला अफसरों को अदालत में पेश होकर जवाब देने को कहा है। क्योंकि कल रात जब ये आदेश हम तक पहुंचा था, रात के 9 बज चुके थे और उस वक्त मैंने आदेश को पूरा नहीं पढ़ा।
जब शो के बाद मैंने हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ा तो मेरे मन में जुडिशरी के लिए इज्जत और बढ़ गई, न्यायपालिका पर विश्वास और गहरा हो गया। इस आदेश की डिटेल्स आज मैं जब आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। जब मैं आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर की डिटेल बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमारे जज, हमारे न्यायाधीश सिर्फ सरकारी जवाबों और कागजों के आधार पर, सिर्फ वकीलों की दलीलों के आधार पर फैसले नहीं करते। वो समाज की भावनाओं को समझते हैं, जनता के दुख को समझते हैं, जनता के दुख का, दर्द का, तकलीफ का ख्याल रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जज साहिबान गरीब को, बेबस को, ऐसे लोग को न्याय दे रहे हैं जो अपने आप अदालत तक नहीं पहुंच सकते। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक गरीब की बेटी को न्याय देने की पहल की। यह वो गरीब परिवार है जो अपना दर्द, अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर अपने आप अदालत की चौखट तक नहीं पहुंच सकता। अदालत तक पहुंचने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, बड़े वकील चाहिए। इसलिए कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसका बहुत महत्व है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जज साहिबान ने जो लिखा वो पूरा सच है और उसे जानना आपके लिए कितना जरूरी है। आज मैं आपको हाथरस की बेटी के परिवार वालों का आज का हाल भी दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा कैसे वो अपने घर पर पहरे में बंद हैं, लेकिन उस पहरे को चीरकर हमारे रिपोर्टर्स उन तक पहुंचे, उनसे बात की, उनकी बात मैं आपको सुनवाऊंगा। और किस तरह कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के लिए हाथरस का गांव वोट बैंक का अड्डा बन गया है, यह भी आपको बताऊंगा। इन सारी पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि वो हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा असल में इन लोगों की लड़ाई इंसाफ के लिए कम और वोट के लिए ज्यादा है। इसीलिए जब हाई कोर्ट का आदेश मैंने पढ़ा तो लगा अब हाथरस की बेटी को इंसाफ तो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। सच्चाई तो सामने आएगी, सच्चाई पर कोई पहरा नहीं लगा पाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह के आदेश की एक एक लाइन पढ़ने वाली है, गर्व करने वाली है। जज साहिबान ने 11 पेज के अपने आदेश में लिखा है कि इंडिया टीवी पर आज की बात में हाथरस के मंगलवार की रात के घटनाक्रम को विस्तार से दिखाया गया। उन वीडियोस को दिखाया गया जिनमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने जबरदस्ती पीड़ित लड़की के शव को देर रात बिना परिवार की मर्जी के जला दिया। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है और मेरा जिक्र किया, लिखा कि रजत शर्मा के प्रोग्राम में वो सारे वीडियो दिखाए गए जिसमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने परिवार वालों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किए बगैर अपनी मर्जी से शवदाह कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्टेट अथॉरिटीज पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे यह मामला न सिर्फ पीड़ित लड़की बल्कि उसके परिवार वालों के भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित लड़की दरिंदगी की शिकार हुई, लेकिन उसकी मौत के बाद जो कुछ हुआ, जैसे आरोप लगे, अगर उनमें सच्चाई है तो फिर यह परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित लड़की की मौत के बाद उसके शरीर को ऑनरेबल, डिसेंट और डिग्निफाइड तरीके से अंतिम संस्कार का हक था। वो लड़की सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि के हकदार थी, लेकिन रिपोर्ट कहती है उसे यह हक नहीं मिला। सनातन हिंदू धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अगर यह सब सही पाया गया तो फिर यह संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन है और किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए, जिस बात की उम्मीद हम हाथरस के अफसरों से कर रहे थे, जो हाथरस में तैनात अफसरों की जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य था, उसे पूरा करने के बजाय अफसरों का रेल तो उल्टा हो गया। लेकिन हमारे जजेस ने इस पर ध्यान दिया, न्यायपालिका सब देख रही थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा अगर जो आरोप लगे हैं वो सही पाए जाते हैं तो फिर कोर्ट न सिर्फ जवाबदेही तय करेगा बल्कि आगे से किसी के साथ ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। और इसके बाद बड़ी बात हाई कोर्ट ने कही, चूंकि पीड़ित लड़की का परिवार दबे कुचले समाज से है, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कम से कम उनके अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जाए, हिफाजत की जाए। और अब कोर्ट इस बात की भी जांच करना चाहता है कि क्या स्टेट अथॉरिटीज ने परिवार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए ही उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा, उन्हें दबाने की कोशिश की। मैंने जितनी बार इस आदेश को पढ़ा उतनी बार लगा कि सिस्टम सुधरेगा, खामियां दूर होंगी, उम्मीद बंधी है, हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के आखिर में पुलिस और प्रशासन पर सख्त कमेंट्स किए, ये भी सुनने वाले हैं। हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा, डीजीपी ऑफिस में मौजूद जिन अफसरों ने रात में हुए अंतिम संस्कार को जस्टिफाई किया है, सही ठहराया है, कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है। क्योंकि इस मामले में सरकार ने एसआईटी बनाई है, इस पर हाईकोर्ट ने कहा अगर इस पर निगरानी की जरूरत हुई या फिर किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इस मामले की जांच की जरूरत लगी तो कोर्ट इसके बारे में भविष्य में फैसला कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार को सू मोटो एक्शन लेते हुए, स्वतः संज्ञान देते हुए पीआईएल दाखिल करने को कहा है। अदालत ने रजिस्ट्रार को आज की बात की तमाम रिपोर्ट्स को अदालत की कार्रवाई के रिकॉर्ड में रखने का आदेश दिया है, जिससे मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस आदेश में जस्टिस रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह ने हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा, जिससे न्याय की प्रक्रिया में किसी तरह की कमी न रह जाए। और अब जो आपको बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को जवाब देने के लिए कहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा कि इस केस की सुनवाई 12 अक्टूबर को जब होगी, उस दिन हाथरस की बेटी के माता पिता और उसके भाई बहन को भी अदालत में पेश किया जाए और इन सब लोगों को अच्छे तरीके से हाथरस से लखनऊ लाने, लखनऊ में उनके ठहरने और खाने पीने का इंतजाम भी सरकार से करने को कहा गया है। इसके अलावा अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि हाथरस के जिला जज इस बात को सुनिश्चित करें कि हाथरस का प्रशासन या फिर पुलिस के अफसर या फिर यूपी सरकार के अधिकारी हाथरस की बेटी के परिवार वालों पर किसी तरह का कोई दबाव न डालें, उन्हें डराया ना जाए। आप सोचिए कि इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा सख्त और इससे ज्यादा संवेदनशील आदेश क्या हो सकता है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस गरीब परिवार पर प्रेशर डाला जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है। हाई कोर्ट ने एक्शन तब लिया जब वहां कोई इंसाफ मांगने नहीं गया था। हाई कोर्ट ने सिर्फ हाथरस की तस्वीरों को देखा, रिपोर्ट्स को देखा, आज की बात में मैंने जो वीडियोस दिखाए थे उन्हें देखा, डीएम की बातों को सुना और इसके बाद हाई कोर्ट के जज साहिबान खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा सच सामने आना जरूरी है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई देना चाहिए। इसीलिए हाई कोर्ट के जजेस ने रात में ही बिना किसी याचिका के, बिना किसी फरियाद के, बिना किसी पिटीशन के मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इतना डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। और यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। यह न्यायपालिका और जजेस के प्रति देश के लोगों के दिलों में विश्वास बढ़ाने वाली बात है। मेरी तो कोशिश सिर्फ इतनी थी कि एक बेटी की मौत हो गई, उसकी मौत के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। बेटी की मौत कैसे हुई, क्या उसके इलाज में देरी हुई, क्या पुलिस ने लापरवाही बरती, क्या अफसरों ने मामले को दबाने की कोशिश की, अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन होना चाहिए, इतनी कोशिश थी। मैंने आज की बात में सिर्फ यही दिखाया। लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल में हाथरस की बेटी की मौत के बाद जिस तरह से पुलिस परिवार को बिना बताए लाश को ले गई और फिर रात को 2:30 बजे अंधेरे में, सन्नाटे में जिस तरह से लड़की की लाश को जलाया गया, जिस तरह से परिवार वालों को धमकाया गया, उससे शक पैदा हुआ। इसके बाद डीएम, एसपी, एडीएम और फिर एडीजी ने जिस तरह के बयान दिए, उससे सवाल पैदा हुए, आशंका पैदा हुई। इसीलिए प्रश्न उठे। अब हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और शक हाईकोर्ट के जजेस के मन में भी जरूर होगा
इसीलिए हाईकोर्ट ने अपने आदेश के आखिर में लिखा, लड़की के परिवार वालों पर किसी तरह का प्रेशर न बनाया जाए, उन पर किसी तरह का दबाव न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अब हाई कोर्ट के जजेस को यह क्यों कहना पड़ा, यह भी मैं आपको दिखाता हूं। असल में हाथरस के गांव को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। लड़का का परिवार अपने घर में बंद है, पुलिस का पहरा है। हाथरस की बेटी के घर के बाहर, घर के अंदर, घर की छत पर, हर जगह पुलिस है। हालांकि पुलिस अफसरों का दावा है कि लड़की के परिवार वालों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन क्या उन्हें मीडिया से खतरा है? मीडिया को गांव में घुसने से क्यों रोका जा रहा है? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? इसलिए शक और गहरा हो रहा है। हमारी चार टीमें हाथरस से इस गांव में मौजूद हैं। हमारा कैमरा पर्सन और रिपोर्टर्स ने बार बार गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। पत्रकारों के साथ पुलिस का सलूक क्या था, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको दुख होगा वो देख करके। लेकिन पहले मैं आपको लड़की के परिवार वालों की ऐसी बात सुनवाता हूं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज सुबह सुबह एक 14-15 साल का लड़का खेतों में छुपते छुपाते पगडंडियों से होते हुए गांव के बाहर उस जगह पहुंचा जहां मीडिया था, कैमरे थे। डरे से इस लड़के ने इशारे से कहा वो कुछ कहना चाहता है। रिपोर्टर्स इस लड़के के पास पहुंचे, पूछा वो कौन है। उसने बताया जिस लड़की की मौत हुई उसका चचेरा भाई है, छोटा लड़का था। उसने कहा लड़की के घर वाले बहुत परेशान हैं, पुलिस ने उनके फोन तक छीन लिए हैं। परिवार वाले अपनी बात मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं है, इसलिए वो परिवार की बात मीडिया तक पहुंचाने के लिए आया है। क्या हो रहा है आपके घर, क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? हाँ। तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले तो किसी को बुला नहीं है। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में लेके आए हैं, छुपके निहार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? कि आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के पुलिस डरा रही है, धमकी दे रही है वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको मारा? ताऊ को मारा? ताऊ को। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर? हाँ ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। ठीक है। कमरे में बंद भी किया था दो हाँ बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। बच्चा अपनी बात कहने आया था, परिवार की बात कन्वे करने आया था, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही पुलिस को खबर लग गई। कुछ पुलिस वाले पहुंच गए, बच्चे को पकड़ने की कोशिश की और बच्चा डरकर भाग गया। इसके बाद पुलिस वालों से पूछा गया आपने बच्चों को क्यों डराया, उसे भागने पर मजबूर क्यों किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस गांव में तैनात हर खाकी वर्दी वाले का एक ही जवाब होता है, ऊपर से आदेश है, हम कुछ बोल नहीं सकते। आप यहाँ पे सारे मीडिया वालों से बात करने आए, क्या मैसेज मिला था आपको परिवार की तरफ से? आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग क्या बोले कि क्या आप जाके बताइए मीडिया वालों को? इन्हें बताइए। You heard another development which is coming. कज़न मौजूद हैं कि क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ था?
the family to run away. हाँ? क्यों चिल्ला रहे थे आप उनको? क्यों चिल्ला रहे थे आप उनको? आप उनको चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ? मैंने कुछ बोला। हाँ, नहीं, आप चिल्ला क्यों रहे थे उससे? मुझे ये बताइए। आप चिल्ला क्यों रहे थे उसको? वो जो हमसे बात कर रहा था, आप चिल्ला क्यों रहे थे? आप चिल्ला क्यों रहे थे जब हमसे बात कर रहा था? आप बात कर रहे थे। पुलिस वालों की खामोशी, पुलिस का ये रवैया शक पैदा करता है। मैं आपको बताता हूं आखिर इस बच्चे को छुप छुप कर घर से बाहर क्यों भेजा गया। इस लड़की की बात सही है कि परिवार वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं, वो अपनी बात बताना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही। आज हमारे संवाददाताओं ने लड़की के परिवार वालों से बात की। इसके बाद ही पुलिस ने परिवार वालों के फोन छीन लिए और फोन पर बात न करने के लिए धमकाया। जब ये लड़का घर से भागकर गांव के बाहर तक आया, उससे पहले हमारे संवाददाताओं ने हाथरस की बेटी की भाभी से, उसके भाई से फोन पर बात की थी। भाभी से वीडियो कॉल पर बात हुई, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया। इसमें लड़की की भाभी ने जो बताया वो परेशान करने वाला है। उन्होंने बताया वो लोग कैदी की तरह अपने घर में बंद हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। हाथरस की बेटी की भाभी ने बताया कि परिवार वकीलों से, मीडिया से बात करना चाहता है, मदद चाहता है, लेकिन पूरे परिवार को एक पहरे में रखा गया है। मतलब आप चाह रहे हो किसी से, मतलब बाहर का कोई आपसे आके बात करे, वकील वगैरह और ये मीडिया वगैरह आ सके थोड़ी बहुत, एक दो जन चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, मगर ये लोग पूरे मतलब पुलिस लगा रखी है, किसी से बात मिलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा दबाव है आप लोगों पर नहीं जाने के लिए। हाँ, पूरा दबाव है इस चीज़ का कि इतनी निगरानी हो रही है कि हम लोग शायद घर में भी इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते। और जो रात में लोग आए थे वो कौन थे? रात में वो आए कैसे? एक्चुअली वो पुलिस वाले उन्हें अंदर कैसे आने दिया उनको? यही नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अंदर कैसे आने दिया पुलिस वाले। उन्हें सम्मान के सहित अंदर लेके आते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हारे समाज के लोग हैं और हम मतलब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, मगर वो आखिर में फैसला क्या सुनाते हैं कि अरे अब जो मिल रहा है उतना काफ़ी है। मतलब तुम लोग वकील लोगों से मिलना चाह रहे हो? हाँ, हम लोग मिलना चाह रहे हैं। जो भी हमारे मिलने वाले आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, बोले तुम लोग माहौल ख़राब होगा। वकील लोगों से उनसे मिलने से मना करा जा रहा है, किसी से बात मत करो, माहौल ख़राब हो रहा है। माहौल क्या हम लोगों ने ख़राब कर रखा है? परिवार वालों ने माहौल थोड़ा ना ख़राब किया है। कोई रिश्तेदार भी नहीं आ सकते? रिश्तेदार भी नहीं आ सक रहे हैं, घर से कोई जाना चाह रहा है तो वो भी नहीं जा सक रहे। आप लोगों को मतलब वकीलों से मिलना है ना? मिलना है, बात मतलब सब कुछ बताना है। हाँ, सब कुछ बताना, बात भी करनी है। पीड़ित की भाभी ने उस रात की कहानी भी बताई जब लड़की की लाश को पुलिस ने जला दिया। लड़की की भाभी ने बताया कि लाश को ज़बरदस्ती जलाया गया, रोकने पर घर वालों को मारा पीटा गया, पुलिस वालों ने जूतों से मारा, नालियों में फेंक दिया। घर के सारे लोग अंदर थे। लड़की की भाभी ने कहा पुलिस ने अंतिम संस्कार जिन लोगों से कराया उनके परिवार वाले नहीं थे। तो एक शब्द बोलना भी चाह रहे हैं ना, हम लोग को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। उनसे कोई चीज हम लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपने ये बॉडी लगाई क्यों? हमें बॉडी दिखाते, हमें चेहरा दिखा देते, आप फोन में फोटो खींच के दिखा देते कि उन्हीं की बॉडी है। तो हम लोग ये सब करते ही नहीं, लोगों को मतलब ही नहीं कही सकता। 3 घंटे की बात है, आप 3 घंटे बाद आप खुद कर देना, एक बार हमारे घर में उन्हें ले आओ, हम उन्हें अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुबह के टाइम पे 6 बजे या 8 बजे आप कर सकते हो, मगर इस तरीका से हमारी तरह बॉडी मर जाता। पैरों से मम्मी पड़ गई थी, सीधे एम्बुलेंस शमशान घाट ले गए। जब हमारे घर की सारी लेट से गई देखने की इसमें तड़प में, तो एम्बुलेंस के सामने लेट गई, नहीं निकलने देंगे। तो उन लोगों को मारा पीटा गया, उठा उठा के कांटों में फेंका गया, नालियों में फेंका। मेरे भी पापा थे, मेरे पापा गाड़ी के आगे लेट गए, तो उनकी छाती पे कितने कड़क जूते होते हैं पुलिस वालों के, जूतों से सीने बताए। बहुत दिक्कतें पड़ रही है। हमारे घर का कोई भी नहीं था। अब इन लोगों ने इतना दंगल किया ना, तो डर से हमारे घर के सारे मेंबर रिश्तेदार लोग थे, सब गेट के अंदर बैठे हुए थे। हम लोग
तो हम लोगों को ये विश्वास था कि हम लोगों को बिना उसके ये लोग बॉडी जला नहीं सकते। वो एक चाचा है हमारे पड़ोसी, वो हमारे घर के तो है नहीं, ना एक बाबा है, जो दादाजी है वो भी हमारे घर के नहीं है, जो लड़की के दादा है आज से 2006 में मतलब खत्म हो चुके हैं, तो दादाजी कहाँ से है। पीड़ित परिवार की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिस परिवार ने बेटी को खो दिया, जिस मां ने अपनी बेटी को आंखों के सामने मरते देखा, अफसर उन्हें न्याय दिलाने के बजाय, दिलासा देने के बजाय, उनके दर्द को कम करने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। लड़की की भाभी ने आगे जो बताया वो चौंकाने वाला था। लड़की की भाभी ने कहा कि परिवार ने जब डीएम साहब से पूछा कि बेटी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया, तो डीएम ने कहा तुम जानते भी हो पोस्टमार्टम क्या होता है, हथौड़े से सिर फोड़ देते हैं, चाकू से काटा जाता है। चेहरा इतना खराब हो गया था कि परिवार वाले देख नहीं पाते, इतनी बेदर्दी से उन्होंने कहा। जब हम लोगों ने कल डीएम साहब के सामने बोला कि सर आपने हमें बॉडी क्यों नहीं दिखाई, तो उन्होंने क्या बोला पता है कि पोस्टमार्टम हुआ था। तुम लोग जानते हो पोस्टमार्टम होता क्या है? तो हम लोगों ने बोला हम लोग देख सकते थे कि हमारे घर के इंसान था। तो बोले पता है हथौड़ा मार के सर फोड़ देते हैं और गले से लेकर पूरे पेट तक एकदम चाकू से फाड़ा जाता है, पूरे मतलब ऐसे चीथड़े हो जाते, तुम लोग देख नहीं पाते, इसलिए हम बॉडी जला आए। कोई अफसर इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है, समझ से बाहर है। और उनकी क्या क्या बातें आपको सुनाऊं। हाथरस की बेटी की भाभी ने मुआवजे की मांग को लेकर भी डीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीएम ने सब कुछ एक प्लान के तहत किया, पहले से कागज तैयार थे, कागज में क्या लिखा है बिना बताए हाथरस की बेटी के पिता से उस पर साइन करवा लिए गए और फिर कह दिया कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग समेत उनकी सारी मांगों को मान लिया गया है। तुम्हारे ससुर जो हैं पहले कभी मतलब नेता इनसे अधिकारियों से मिले हैं? कभी नहीं मिले। तो काफी डरे हुए थे उनके सामने? काफी डरे हुए थे कि तुरंत बॉडी लगाने के बाद में कौन सा बाप मुआवजे की बात करेगा। बोलते कि उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, ऐसे बोल रहे हैं कि प्रस्ताव रखा है कि इतने 25 लाख रुपया देंगे, इतने पैसे चाहिए, इतना ये चाहिए। ऐसे क्या डीएम साहब की लड़की के साथ ऐसा हुआ होता है कि वो 25 लाख रुपया में मतलब उनकी अपनी बेटी की बॉडी बेच सकते हैं? और जो मतलब जो मुआवजे की बात थी वो डीएम ने पहले रखी थी, पापा को जो बता रहे हैं आपके? सब कुछ प्लानिंग के अनुसार वहाँ पहले कागज रख दिए गए हैं, साइन करवा लिए, उसके बाद में सब कुछ हुआ है। योगी जी से बात करवाई है? हाँ, उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था और घर वालों को भी कुछ नहीं मालूम। हमारे घर पापा कहाँ गए हैं हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। सच को छुपाया नहीं जा सकता। हमारे रिपोर्टर दिन भर सच को निकालने की कोशिश करते रहे और पुलिस सच पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने कोशिश नहीं छोड़ी। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने लड़की के भाई से फोन पर बात की। लड़की भाई ने कहा पुलिस घर में बैठी है, न कहीं निकलने देती है, न किसी को आने देती है। इस लड़के ने कहा उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो सकता है कि उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी इस लड़के ने सबूतों के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे शक है कि पुलिस उसके फोन को टैप कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। आपको ये डर है कि आपका नंबर हो सकता है कि वो ट्रेस कर रहे हैं कॉल? जी जी जी। मतलब परिवार में कुल मिला के एक तरीके का मानसिक दबाव जो महसूस हो रहा है? मैम पूरा दबा रखा है। और ये जो एडीजी साहब हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वो ये बोल रहे हैं रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मेरे पास कुछ ऐसी एक सबूत है कि कुछ थोड़ा बहुत पता चल सकता है उससे, मगर मैं ऐसे ओपनली बता नहीं सकता अभी, क्योंकि जब तक कोई वकील वगैरह हमारे पास ना आए सिर्फ उन्हीं को बता सकता हूँ। पहले तो मैं क्या पता अगर बता दिया हो। आपको विश्वास हो, आप विश्वास कर सकते हैं, तो आप
जानकारी थोड़ी बहुत शेयर कर सकते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, मेरा कॉल ट्रेस पे कर रखा होगा, कोई पता नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही हो कहीं और तो। अच्छा ठीक है, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, इसमें आपको ज्यादा दबाव नहीं डालना। हाँ। मगर ये जो 1-2 दवाइयाँ थी उनके बारे में मुझे पता है, मैंने काफी लोगों से पता किया कि वो नॉर्मल दवाइयाँ नहीं दी जाती है। हाँ, ये किस अस्पताल की बात है? आप किस अस्पताल की बात कर रहे हैं? क्या जो पीड़िता थी उनको सही दवाइयाँ नहीं दी गई? मैं बता दूंगा आपको जब मैं पूरा कंफर्म कर लूँ, क्योंकि वो पर्चा ना हमें नहीं दिया गया, वो अस्पताल वालों को ही दिया, वो जो अस्पताल में स्टोर था उन्हीं को दिया गया। हमारे रिपोर्टर्स ने लड़की के परिवार वालों की भावनाओं का ध्यान रखा, उनकी संवेदना का ध्यान रखा, उनके दर्द को समझने की कोशिश की। और जैसे ही इंडिया टीवी पर लड़की की भाभी के साथ, लड़की के भाई के साथ आज दिन में बातचीत दिखाई गई, उसके बाद लड़की के घर वालों के फ़ोन बंद हो गए और थोड़ी देर बाद वो बच्चा आया जिसने बताया कि घर में पुलिस ने सबके फ़ोन छीन लिए, जिसकी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। और इसके बाद हमारी चारों टीम्स ने अलग अलग रास्तों से गांव के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली, सबको पुलिस ने रोक दिया। हर रास्ते पर पुलिस तैनात थी। दीक्षा पांडे पीड़ित परिवार के घर तक पहुंच गई तो पुलिस ने कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान को पकड़ लिया, कैमरा बंद कर दिया और उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता अमित पालित, कुमार सोनू, दीक्षा पांडे और आनंद पांडे, इनके साथ हमारे 4 कैमरा पर्सन जहान शर्मा, मुकेश सिन्हा, कुलदीप बालियान और शिशिर मंडल पिछले 4 दिन से हाथरस के इस गांव में हैं। वहां जिंदगी आसान नहीं है, इसके बावजूद वो हर पल की खबर दे रहे हैं। पुलिस हर खबर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और हमारे ये 4 रिपोर्टर्स हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। दिन भर हम तक ये खबरें पहुंचाते हैं और इस वक्त ये सभी चारों हमारे साथ हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा, वहाँ के हालात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 4 रिपोर्टर हाथरस में मौजूद हैं। आज इन्होंने पीड़ित परिवार के गांव में जाने की कोशिश की अलग अलग रास्तों से। ये लोग परिवार के लोगों से बात करना चाहते थे, उनका दुख दर्द समझना चाहते थे, और लेकिन पुलिस ने तो पूरे गांव को घेरा हुआ है, किसी को वहां जाने नहीं दे रही। इसीलिए बात करते हैं अपने संवाददाताओं से, अमित पालित से, दीक्षा पांडे से। अमित, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि असल में समय तो कम है, इसलिए कम शब्दों में बताइए कि आज क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? रजत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम एक बार फिर से उस गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि परिवार से मुलाकात करेंगे, पुलिस ने हमें फिर से रोक दिया। पुलिस लगातार ये कहती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। हमने कोशिश की थी कि हम डीएम से मुलाकात करें, उनके हम घर के बाहर गए, उन तक हमने दरख्वास्त दी कि आप हमसे बात कर लीजिए, हमें आगे जाना है, हमें परमिशन दीजिए। तहसीलदार से हमने बात की कि आप परमिशन लीजिए, हमें बताइए, अगर आपको लगता है कैमरा लेके नहीं जाना है तो भी हम तैयार है, लेकिन परिवार से हमें मिलने दीजिए, क्योंकि परिवार हमें लगातार कह रहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन हमें दीक्षा तो परिवार तक पहुंच गई थी, उनके घर तक पहुंच गई थी। दीक्षा, आपने क्या महसूस किया, क्या हुआ? रजत जी, जैसे कि पीड़ित परिवार ने इंडिया टीवी पर एतबार करते हुए बहुत सारी ऐसी गहन बातें बताई जो वाकई हैरान करने वाली थी। इसकी पुष्टि के लिए हम लोग कि क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं पीड़ित परिवार के, इसलिए हम उन तक पहुंचने की हमने कोशिश की। जैसे ही मैं खेतों से होते हुए उनके घर तक पहुंची, गांव तक पहुंची, तो गांव के बिल्कुल दहलीज पर ही तमाम महिलाओं को और गाँव के ही पुरुषों को बिल्कुल शील्ड की तरह तैयार रखा गया था। वो बिल्कुल चेन बनाकर खड़े हुए थे और मुझे और मेरे सहयोगी कुलदीप बालियान को भी रोकने के लिए बाकायदा वहां पर ये पूरी तैयारी की गई थी कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब मैंने उनसे सवाल किया कि अंदर ना जाने देने की वजह क्या है, तब उन्होंने सिर्फ यही बात बोली कि ऊपर से आदेश है। लेकिन वहां पर बाकायदा बदसलूकी जो है हमारे साथ वहां पर हुई है, बदजुबानी भी हुई है।
पीड़ित परिवार ने जिस तरह से बताया है कि जो पुलिस की दखलंदाजी है उनके आंगन तक हो गई है, उन पर लगातार मुआवजा लेकर रफा दफा मामले को करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही उनके फोन को ट्रेस किया जा रहा है, तो वाकई स्थिति बहुत गंभीर है। और यही हम जानने के लिए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि पीड़ित परिवार ने इंडिया टीवी पर विश्वास जताया था। उन्होंने कहा था कि वो सभी दर्द को साझा करेंगे, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच सके, लेकिन कोशिशें हमारी लगातार आगे जारी रहेंगी। आनंद, आपने भी कोशिश की बात करने की, क्या हाथ लगा? जी रजत जी, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से गांव 2 किलोमीटर दूर है और गांव का मेन एंट्री पॉइंट यही है। इसको आज सुबह से एकदम पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है। करीब 300 से लेकर 400 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। हमने अलग अलग रास्तों से 3 बार कोशिश की अंदर जाने के लिए, लेकिन हर बार हमें पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। एक बार हमने गाँव के रास्ते अंदर जाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक हम करीब पहुँच भी गए थे, लेकिन वहाँ पर सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात थे, उन्होंने हमें वहाँ से खदेड़ दिया। हम बार बार उनसे कहते रहे कि आप हमें क्यों रोक रहे हो, हमको परिवार से बात करनी है, परिवार हमसे बात करना चाहता है। तो कह रहे थे कि हमें किसी मीडिया को अंदर अलाउ नहीं करना, ऊपर से ऑर्डर है। हम जब है ये कहा कि ऊपर से ऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर लिखित में हमको दिखाइए, तो वो दिखाने को तैयार नहीं थे, कोई उनके पास था नहीं। तो जाहिर तौर पे हमको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं चाहते थे कि सच सामने आ पाए, जबकि बार बार पीड़ित परिवार ये चाहता था। और जिस लड़के को हमने दिखाया इस टीवी में, सबसे पहले सुबह 7:45 बजे वो लड़का मुझे मिला था, वो छोटा सा बच्चा यहाँ मुझे मिला था। उसने पूरी बात मुझे बताई थी कि ये ऐसी ऐसी बात है, पुलिस जो है घर में आके बैठ गई है, सबका फ़ोन ले रही है, सबके फ़ोन की जाँच कर रही है, किसी से कुछ बात नहीं करने दे रही है, आप अंदर चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा कि आप अभी छोटे हो और अभी मेरा आपके साथ अंदर जाना ठीक नहीं, पुलिस हमको रोक रही है। तो उसने ये भी कहा कि मैं आपको एक चोर रास्ते से ले जाऊंगा, लेकिन उस लड़के की बात पे भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप घर से किसी अपने बड़े को बुला के लाओ, खेत के रास्ते ले आओ, हम उससे बात करेंगे। वो लड़का घर गया, घर वाले ने भी उसको कहा कि किसी को नहीं जाने दिया जाए, यहाँ तक कि फ़ोन नहीं करने दिया गया। तब वो लड़का वापस घर से भाग के आया और फिर उसने हम लोगों को वो सब बातें बताई कि कैसे उस घर में, उसके जो पीड़िता के घर में आंगन में छत पे पुलिस वाले मौजूद है, घर को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर रखा है, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी तैनात है, सब पे नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। तो ये बताता है किस पर्दे में पीड़ित परिवार को रखा गया है। और आखिर यही सवाल खड़ा होता है कि पुलिस क्या छिपा रही है। जी, समय कम है, कुमार सोनू, अगर 1-2 मिनट में आप अपनी बात बताएं, आपको क्या अनुभव हुआ और क्यों आपको लगता है कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, नहीं चाहती कि परिवार वाले मीडिया से बात करें? देखिए रजत जी, इतना तो जरूर साफ है कि पीड़ित पक्ष अगर कैमरों के सामने बोलेगा, मीडिया वालों से बात करेगा, तो शायद पुलिस को अपनी छवि और जिला प्रशासन की छवि और सरकार की छवि खराब होने का डर है। और जरूर कोई राज है। मैं आपको बताऊं कि मैं पीड़ित के गांव तक पहुंचा था, तो वहां पर तकरीबन 10 से 12 लड़के मुझे मिले, जिनके हाथों में बड़े बड़े डंडे थे। तब मेरे सहयोगी जो कैमरा पर्सन है शिशिर मंडल, वो, मैं और हम लोग यहां से खेतों के रास्ते भागे। तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर तक उन्होंने हमारा पीछा किया। हमने जैसे तैसे जान बचाई। 3 बार मैंने कोशिश की कि अंदर तक पहुंचे, लेकिन हर मोड़ पर पुलिस वाला मिला। और पुलिस, ये देखिए ये किस तरीके से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप, हटिए। देखिए ये देखिए रजत जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे कैमरे हमारे को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं, आप हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग, जी कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और इन लोगों से बात करिए। आप चारों लोग वहां डटे रहिए, हिम्मत से मुकाबला करिए और आप ये समझिए कि मैं आपके साथ हूं। और अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो मेरा आपको वादा है कि उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारों लोग। आप अपनी ड्यूटी करिए, हिम्मत से करिए और जिस डिग्निटी से आप अपनी बात कह रहे हैं और जिस डिग्निटी से आप सवाल पूछ रहे हैं वो जरूर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस जितना रोकेगी, जितना टोकेगी, जितना पहरा लगाएगी, जितना छुपाने की कोशिश करेगी, हम उतनी हिम्मत से काम करेंगे। और पुलिस ये भी समझ ले, शक उतना गहरा होगा, पुलिस की छवि उतनी ही खराब होगी, पुलिस पर अविश्वास उतना ही बढ़ेगा। अगर लड़की के परिवार वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। रिपोर्टर जब हमसे लाइव बात करें, उन्हें रोकने के लिए कौन लोग आए? लड़की के परिवार वालों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उनके घर के छत पर, घर के बाहर, घर के अंदर पुलिस क्यों है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। परिवार वालों पर यह पहरा सवाल खड़े करेगा। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि परिवार वालों पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेशर तो है।
ये दिख रहा है। इसीलिए अब भी वक्त है पुलिस अपने काम करने के तरीके में सुधार करे, रवैया बदले। हम आपको पुलिस अफसरों और प्रशासन के अधिकारियों की बात भी सुनवाते हैं। प्रशासन ने कहा मीडिया को गांव में जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि गांव में एसआईटी की जांच चल रही है। मीडिया से क्यों बदसलूकी की जा रही है आपके द्वारा? मीडिया से किसी के द्वारा कोई बदसलूकी नहीं की जा रही है, और जैसा आप लोगों से नम्र निवेदन किया जा रहा है कि एसआईटी टीम अंदर है, उसकी जांच चल रही है, कल सुबह से ही वो जांच चल रही है और जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसीलिए दिशा निर्देश है कि अभी किसी को भी अलाउड नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है उनको भी अलाउड नहीं किया जाए। सर लेकिन एसआईटी तो पुलिस लाइन में है। पहले मुझे बात कर लें। एसआईटी की टीम अंदर है, जांच चल रही है। जब हमारे पास आदेश आ जाएगा कि भाई जांच हो गई है और एसआईटी के बाद अब लोगों को आने जाने दिया जाए, जिसमें मीडिया है, जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेशन है, तो जैसे ही हमारे पास वो आदेश आएगा हम आपको अलाउ करेंगे। लेकिन एसआईटी तो इस वक्त पुलिस लाइन में हाथरस की। सर सवालों से क्यों भाग रहे हैं आप? सर जवाब तो दीजिए। हर दिन की तरह आज भी पुलिस झूठ बोल रही थी, क्योंकि हमने लड़की के परिवार से बात की थी। परिवार वालों ने बताया था कि कल से उनके पास एसआईटी का कोई अफसर नहीं आया, कोई पूछताछ नहीं हुई, इस वक्त घर में कोई अफसर नहीं है। फिर गांव वालों से पता किया, गांव वालों ने भी कहा कि बाहर का कोई अफसर नहीं आया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दिन में एसआईटी की टीम हाथरस की पुलिस लाइन में थी। अफसरों को समझ में आ गया था झूठ पकड़ा जाएगा, तो थोड़ी देर बाद के बाद हाथरस के एएसपी प्रकाश कुमार को भेजा गया। प्रकाश कुमार ने कहा अभी एसआईटी गांव में नहीं गई है, लेकिन जा सकती है। अभी अफसरों से बात हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद बयानों को क्रॉस चेक करने के लिए एसआई की टीम गांव में आ सकती है। इसलिए पुलिस का पहरा है, इसलिए पत्रकारों के घुसने पर पाबंदी है। मुझे दो बातें कहनी है आप लोग से। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि मीडिया पे जो रोक गांव पे जाने की लगाई गई है, वो जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है। आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। मीडिया को रोकने का किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर ना हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित ना हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई थी। वालों की घर पर क्या मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई कमेंट नहीं करूंगा। पुलिस की ये बात भी झूठ निकली कि गांव में एसआईटी की वजह से मीडिया के गांव में घुसने पर पाबंदी लगाई गई। पुलिस का मकसद सिर्फ मीडिया को लड़की के परिवार वालों से, गांव वालों से बात करने से रोकना था। लेकिन सवाल उठता है पुलिस ये क्यों कर रही है, क्यों रोक रही है? क्या इससे शक और पैदा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं लगता कि पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? और पुलिस झूठ भी ऐसा बोलती है कि तुरंत पकड़ा जाता है। इससे पुलिस की छवि खराब हुई है, लोगों का भरोसा टूटा है। और चूंकि पुलिस ये बार बार कर रही है, लगातार कर रही है, इस केस में तो बार बार हो रहा है, इसलिए पुलिस के एक्शन पर सवाल उठे हैं। इसीलिए हाईकोर्ट को इस केस में दखल देना पड़ा, सख्त रुख दिखाना पड़ा, जवाब मांगना पड़ा। अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ गए। योगी को इस बात का अंदाजा हो गया कि पुलिस का रोल भी सिस्टम की छवि को खराब करने वाला है, इसलिए उन्होंने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा डीएसपी और थाने के इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। थाने के सभी पुलिस वालों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला हुआ है। पुलिस के साथ साथ लड़की के परिवार वालों का और हाथरस की बेटी की हत्या के जो आरोपी हैं, उन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। यह बड़ा फैसला है, सख्त फैसला है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम से सिस्टम में, सरकार में और प्रशासन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। पुलिस की छवि को जो धक्का लगा है, उसे कुछ हद तक सही किया जा सकेगा। वैसे आपको यह बताना जरूरी है कि पुलिस वालों और अपराधियों के साथ साथ लड़की के परिवार वालों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला क्यों हुआ? कैसे राजनीतिक पार्टियां बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट की जुगाड़ में लग गई? कैसे हाथरस की बेटी के परिवार वालों को बयान देने के लिए पैसों का लालच दिया गया?
कोई 25 लाख की बात कर रहा है तो कोई 50 लाख का लालच दे रहा है। इन फोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं, सबूत मेरे पास हैं, ये आपको सुनवाऊंगा। अब ये बात तो आप भी मानते हैं कि पुलिस ने हाथरस की बेटी के गांव में जिस तरह से पहरा लगाया उससे शक पैदा हुआ, जिस तरह से परिवार वालों को बात करने से रोका उससे सवाल उठे। लेकिन इस केस का एक दूसरा पहलू भी है। हाथरस की बेटी से बात करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये चौंकाने वाली बात है। कैसे कुछ लोगों ने लड़की के परिवार वालों को बयान देने के लिए पैसे का लालच दिया। कुछ लोगों ने उनको यह बताया कि उन्हें एसआईटी के सामने क्या कहना है। इन सारे बयानों के सबूत मेरे पास हैं। यह इस केस का एक दूसरा पहलू है। मेरे पास उन ऑडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग है, वो फोन कॉन्वर्सेशन है जिसमें पीड़ित परिवार के लोगों को, विरोधी दलों के लोकल लीडर्स को अपने मन मुताबिक बयान देने के लिए राजी करते हुए सुना जा सकता है। इस बातचीत में राहुल गांधी का नाम आया, प्रियंका गांधी का नाम आया। जो नाम ले रहा है वो बार बार कह रहा है प्रियंका जी आपके घर आएंगी तो आप उनसे कहना कि पुलिस और प्रशासन ने कितना डराया धमकाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन करने वाले कांग्रेस के लोकल लीडर्स हैं, और परिवार वाले उनसे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं परिवार वालों को कि पुलिस से, सरकार से कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो गरीब परिवार है उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसे पैसे देने की, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के ये लोग, ये कांग्रेस के नेता जो लोकल लीडर्स हैं, ये पीड़ित परिवार के लोगों से ये कहते सुनाई दिए कि प्रियंका गांधी आएंगी तो उन्हें ये बताना किस तरह पुलिस ने ज्यादती की, किस तरह पुलिस ने डराया धमकाया, पुलिस और प्रशासन के लोग कैसे दबाव डाले हुए हैं। ये भी बताया कि उनके साथ मीडिया आएगा, आपको बताना होगा कितना प्रेशर है। लेकिन इन सबसे चौंकाने वाली बात इस बातचीत में है जिसमें फैमिली की एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार पीड़ित लड़की के भाई से बात करती है और कह रहे कुछ नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करना। अगर वो लोग 25 लाख देंगे तो हम 50 लाख देने को राजी हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करना। बात कर ली जरूरी मम्मी की, उनका किस पास सवेरे से फिर खा लगा, सवेरे तक फोन लगा रहा हूँ, कौन पूछा जा रहा है। अच्छा कह रहा हूँ ये ना फैसला मत करिए, सब आ दिए थे। हाँ शासन को फोन आओ, वे कह रहे लली बिनती मैंने कहती हुई जो काऊ आलियते फैसला ना कर ली। हाँ और बेहू आया रहा और कहते था राहुल आया रहा हम पर नौटा में लगे हुए ना ये सबको राहुल नाम है ना, राहुल आया रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आना दे रहे रोक ही लो नोएडा में, और प्रमसा और भूगा पैदल आया मंत्री, लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे, और दिनों का फोन आओ चाहते का मैंने कती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दूंगा पर फैसला ना दूंगा में। कोई नेता है ना वो मैंने कर फैसला ना होगा साहू के फैसला मत होगी मैंने सकती ये कौन नेता है जो कह रहा है कि फैसला मत होने देना, वो 25 लाख देंगे हम 50 लाख देंगे? इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी अपराध है। और अब जो ऑडियो क्लिप मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पीड़ित लड़की के भाई और एक लोकल लीडर के बीच का फोन कॉन्वर्सेशन है। ये नेता प्रियंका गांधी के बारे में परिवार को जानकारी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से मैसेज दे रहा है और कह रहा है कि प्रियंका गांधी उनके घर आने वाली है, इसलिए कहीं मत जाना, घर पे रहना। इस नेता ने कहा वो मीडिया का इंतजाम कर रहा है, उनके सामने जो कुछ कहना चाहते हो प्रियंका गांधी आएंगी सब कह देना और फिर उसका वीडियो बना लेना।
अभी तुम्हें कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं कि हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है, उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके। बात कर बताइए, कल काफी डरे हुए थे, क्या काफी डरे हुए थे, ये बोले काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले। अच्छा, हाँ, तब बोले थे कि उसके बाद मैंने योगी से बात की थी डराने में, तो क्या नहीं, ये बोले काफी मतलब डरा दिया था, बहुत ज्यादा अधिकारी खड़े थे तो उन्होंने ऐसे ही। हाँ, अच्छा, डराया था, तो कुछ डराने में कुछ बोला भी तो होगा, मेरे परिवार वालों को मार देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है, ये नहीं बता रहे। बोला कि मतलब मैं काफी डर गया था और ये मंजूर कर लिया, ये जो है ये मंजूर कर लिया था मैंने, ये भी बताना है उन्हें, ठीक है। घर पे ये बात मीडिया के सामने बोल रहे थे, तब भी बहुत डरे हुए थे। अब बोलना चाहिए था ना, ये हमें कंजूर तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अभी भी कोई मीडिया आएगी, मैं यहाँ से कोई मीडिया का विस्तार कराता हूँ, जुगाड़ कराता हूँ, जिसको भेजता हूँ, तो इस बात को भी रखना है कि हम तो पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हम तो पैसा बना रहे थे कि पूरे परिवार वालों को, और जो भी इस तरह की घटना है वो बताएं तो सही है। मैं तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत रखते नर्वस हूँ। अच्छा, तो अब तो घर में कोई भी नहीं होगा, ऐसा है कि टीम बैठी है अंदर, बस कौन कौन बैठ रहा है वहाँ पे? मैं, पापा, दोनों पापा है। अच्छा, अभी कांग्रेस पार्टी वाली के भाई है कि वो भी है, तो ये कहीं नहीं जाना, प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरन ईडी के द्वारा हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो दे रहा है मंजूर करा जाए, तो परिवार को पूछ जो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो बनानी है। मैं हैरान हूं ये बात सुन करके। प्रियंका गांधी के नाम पर उन्हें बताया जा रहा है क्या क्या कहना है, ये बताया जा रहा है कि मुआवजा एक्सेप्ट नहीं करना है, ये भी पूछा जा रहा है कि घर में कौन कौन है, एसआईटी है। ऐसे बहुत सारे फोन इस पीड़ित परिवार के पास आए, लंबी लिस्ट है। एक सदस्य ने जब फोन किया परिवार के सदस्य को, एक व्यक्ति ने, तो वो सदस्यों को ट्यूशन देने लगे, कहने लगे कि राहुल गांधी और प्रियंका हाथरस के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, अब चिंता मत करो, पुलिस अफसर दब जाएंगे। लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी बनी है, उसके सामने सबके बयान एक जैसे होने चाहिए और कैसे बयान होने चाहिए ये उन्होंने पढ़ाया। तो ये अब धारा लिस्ट लगी हुई है, इस चक्कर में मैं आ नहीं पा रहा हूँ, उन्हें मारो को जा रहा है, उनको उनको ये सब चल रहा है, तो अरेस्ट करना, लेकिन इसमें एसपी ये सब नपेंगे में तो बता दूंगा। बात ये है ना, और एक बात और था, मैं फोन से इसलिए किया है, जो एसआईटी की टीम जो की है उसमें अलग अलग पूछताछ होगी, अलग और बयान एक ही होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, लड़की का हमें मुंह देखने नहीं दिया, हमें मर्जी हमारे हाथ लगवाई, पुलिस ने अपनी मनमर्जी से वो किया। जरा सोचिए इस परिवार वालों का क्या हाल है। एक तरफ पुलिस वाले डराते हैं कि मीडिया 2-4 दिन है, जब चला जाएगा तो तुम्हें हमारे साथ रहना है, डीएम साहब ने ये कहा था, और दूसरी तरफ लोकल लीडर्स फोन करके उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपने किस तरह की बयानबाजी करनी है, मीडिया को क्या बताना है। ये सब बातें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। सियासी फायदे के लिए कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने इस गरीब परिवार के लोगों को मोहरा बनाने की कोशिश की है। यह अन्याय है, जुल्म है। जिस पिता की बेटी ने दर्द से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया हो, उसे समझाया जा रहा है कि अगर वो प्रशासन के खिलाफ बोलेगा
सरकार के खिलाफ बयानबाजी करेगा तो उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये गरीबी का मजाक नहीं है। जिस मां ने अपनी आंखों के सामने बेटी को मरते देखा हो, उसे फोन करके समझाया जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी आएंगी तो क्या कहना है, कैसे सरकार पर प्रेशर बनाने का इल्जाम लगाना है। जिस भाई ने अपनी बहन की लाश आखिरी बार न देखी हो, उसे सिर्फ वोट के लिए समझाया जा रहा है कि वो प्रशासन से समझौता न करे, अफसरों की बात न माने, मुआवजे को रिजेक्ट कर दे। और जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलने आए तो सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए और सारी बात की रिकॉर्डिंग जरूर करे ताकि ये सब मीडिया को दिया जा सके। अब क्या कहा जाए, इन लोगों की उम्मीद तो रही होगी कि हाथरस की बेटी के परिवार वाले सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सियासी फायदा होगा, योगी आदित्यनाथ को घेरा जा सकेगा। अब इन लोगों की जांच भी होनी चाहिए। कौन लोग हैं ये, किसके कहने पर इन्होंने गरीब परिवार को लालच दिया, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। एक और दुख की बात यह कि हाथरस की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उसे जाति का रंग दिया जा रहा है। हाथरस की बेटी पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोधी दल एक्टिव हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि हाथरस की बेटी की मौत पर राजनीति करने वाले आज कोलकाता से हाथरस पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। ममता बनर्जी की पार्टी के 3 एमपीज हाथरस में लड़की के गांव तक पहुंचे। चूंकि नेताओं ने न तो पहले से हाथरस जाने का ऐलान किया था, न ही काफिले के साथ गए, इसलिए इनके आने का पता पुलिस को तब लगा जब ये लड़की के घर से 1.5 किलोमीटर दूर थे। इसके बाद पुलिस अलर्ट हुई, मौके पर अफसर पहुंचे, डेरेक ओब्रायन की लीडरशिप में पहुंचे नेताओं को रोक दिया गया। जब लीडर्स को पुलिस ने गांव में नहीं जाने दिया तो ये लोग वहीं धरने पर बैठ गए। टीएमसी के एमपी प्रतिमा मंडल ने आरोप लगाया कि अफसरों ने उनके साथ बदतमीजी की। प्रतिमा मंडल के मुताबिक उन्होंने इतने एरोगेंट अफसर कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा जब ये अफसर एक एमपी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। कल पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोका था, तो आज दिल्ली में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, लड़की की जाति का सहारा लिया। प्रियंका गांधी आज दिल्ली में वाल्मीकि समाज के एक मंदिर में गई। कांग्रेस ने इस मंदिर में हाथरस की बेटी के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्रियंका गांधी ने कहा, हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ जो हो रहा है वैसा अब तक न सुना गया न देखा गया। इसके खिलाफ देश की हर महिला को आवाज उठानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा वो सरकार पर राजनीतिक दबाव डालेंगे और जनता को नैतिक दबाव बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बेटियों को वाकई में न्याय दिलाना है तो बेटियों के साथ होने वाले अपराधों को जाति की नजर से देखना सबसे पहले बंद करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि हाथरस की बेटी के साथ जुल्म करने वालों को ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत हो। मुझे विश्वास है योगी जी अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। आज ही हाथरस के एसपी और डीएसपी पर एक्शन हुआ है। एसपी विक्रांत वीर और हाथरस के डीएसपी समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। सभी पुलिस वालों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। ये बात योगी सरकार के प्रति भरोसा दिलाती है। लेकिन सबसे जरूरी है हाथरस की बेटी के परिवार को विश्वास दिलाना, उन्हें यकीन दिलाना कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। उनके परिवार को इस बात का यकीन दिलाना कि बेटी के हत्यारों को जल्दी सजा मिलेगी और सख्त सजा मिलेगी। यह जरूरी है विश्वास पैदा करने के लिए इस बेटी के परिवार पर लगा पहरा भी हटाया जाए, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, आजादी से बोलने दिया जाए। और जब तक यह विश्वास पैदा नहीं होता तब तक ये नाराजगी बनी रहेगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हाईकोर्ट ने जब इस मामले का संज्ञान लिया तो बड़े साफ लफ्जों में कहा है, अगर सरकार ने इस मामले की ठीक से जांच नहीं की तो फिर हाईकोर्ट इस मामले की जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे सकता है और जरूरत पड़ी तो अदालत पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी करेगी।
और जैसा मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में एसपी समेत 5 पुलिस वालों पर एक्शन लिया है, लेकिन गांव पर अभी भी पहरा है। पीड़ित परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन हमारे 4 रिपोर्टर वहां पर डटे हुए हैं। आज दिन भर उन्होंने काफ़ी हिम्मत से, काफ़ी मेहनत से रिपोर्टिंग की।